हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसका हम टॉपिक करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और जो भी चैप्टर बाकी है आज हम वो सारा कंप्लीट करेंगे फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक ऑफ बायोलॉजी क्लास 12। और इससे पहले वाला टॉपिक जो इस चैप्टर का है और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। आप हमारे चैनल पे जाके उसकी भी वीडियो देख सकते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुल चैप्टर। सो शुरू करते हैं यहाँ से। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें हमें बताया गया है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जिसको प्रेगनेंसी हो जाती है, जब वो प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करवाना चाहता हो, कि वो डिलीवरी ना करवाना चाहता हो, है ना, जो लेडी है, तो उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन, की कैंसिल करवा देना। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है। नियरली ऑलमोस्ट 45 to 50 मिलियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको MTPs कहते हैं, आर परफॉर्म्ड इन ईयर। एक साल में 45 से 50 मिलियन MTPs हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतनी सारी MTPs लोग परफॉर्म कर रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन, जिसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कह रहे हैं, विच अकाउंट्स फॉर द 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। 1/5 ऑफ टोटल नंबर जो कंसीव्ड प्रेगनेंसीज का है। ठीक है। ये इसको बता रहा है कि इतना टोटल नंबर है। Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये MTP नहीं करने देते, क्योंकि इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल इश्यूज़ की वजह से। इंडिया की गवर्नमेंट ने MTP को लीगलाइज़ किया, मतलब कि लीगल कर दिया MTP को 1971 में, क्योंकि वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है तो इट इज़ प्रॉफिट फॉर इंडिया। तो इंडिया ने लीगल कर दिया था 1971 में कि वो MTPs कर सकते हैं लोग, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। कुछ कंडीशंस भी हैं इसमें, ऐसे नहीं कि आपको फ़ीमेल मिल गई, आपको मेल चाहिए था तो आपको फ़ीमेल मिल गई, आप इनडिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या कोई मिसयूज़ कर रहे हैं इस मेथड का, इस MTP का। इसकी वजह से आपको MTP नहीं करने देंगे। कुछ कंडीशंस भी हैं, उनको चेक करके फिर ही आपको MTP करने देते हैं। आगे क्या है कि MTP क्यों, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी प्रेगनेंसीज अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं ड्यू टू कॉजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाता है। ठीक है। जो अनप्रोटेक्टेड होता है कि प्रेगनेंसी मतलब कि चाहिए नहीं होती कि प्रेगनेंसी हो, लेकिन हो जाती है, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं होती, इसलिए इंटरकोर्स हो जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं। और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हो सकता है हमने वो सही तरह ना यूज़ किया हो, ठीक है, सही अमाउंट में ना यूज़ किया हो, या सही तरह ना उसको किसी प्रकार से यूज़ ना किया हो उसको सही तरह से, तो उसका कई बार फेलियर भी हो जाता है। कई बार सही तरह यूज़ करने के बाद भी फेलियर हो जाता है। ठीक है। MTPs ये ज़रूरी भी होती हैं कुछ केसेस में, जिनमें प्रेगनेंसी को रोकना ज़रूरी हो जाता है, तो MTPs ऐसे केसेस में लीगल कर दी गई है बाय द गवर्नमेंट। MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ। MTPs सेफ ही होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एंड सेकंड ट्राइमेस्टर मीन्स 24 वीक्स। 24 वीक्स जब हो जाते हैं तब ये MTP डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब कि प्रेगनेंसी होके अभी सिर्फ 12 वीक्स ही हुए हैं, तो तब MTP करनी सेफ़ रह जाती है। लेकिन जब 24 वीक्स हो चुके हों प्रेगनेंसी को चलते हुए, तो अबॉर्शन मतलब कि MTP करनी मुश्किल हो जाती है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ MTP करते हुए एक बहुत ही कुछ अजीब सा देखा गया कि अनक्वालिफाइड क्वैक्स, जो पहले समय में जो दाइयाँ होती थी, दाइयाँ कहते थे उनको, वो जो इलीगली बता देते होते थे कि कौन सा सेक्स है चाइल्ड का, कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है। ये किससे करते थे, वो एमनियोसेंटेसिस से। एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ करते थे, क्या बताने के लिए कि चाइल्ड क्या है, हम उनका मेल है ये फीमेल है। तो पिछले ज़माने में जैसे कि आपको पता है कि अगर फीमेल होती थी तो उसको मार दिया जाता था। ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलता, क्योंकि ये सब बताया ही नहीं जाता कि कौन सा सेक्स है चाइल्ड का। अगर कोई हॉस्पिटल्स बता देते हैं तो उनको गवर्नमेंट
बैन कर देती है ऐसे हॉस्पिटल्स को, क्योंकि ये करना इलीगल है। अनबोर्न चाइल्ड का सेक्स बताना इट्स नॉट लीगल। फ्रीक्वेंटली इट इज़ अ फीटस फाउंड इन टू बी फीमेल। Fetus is found to be female. It is followed by MTP. This is totally against what is legal. अगर fetus फीमेल फाउंड किया जाए तो वो MTP उसका MTP नहीं करा सकते, ये बिल्कुल लीगल नहीं है, तो ये इलीगल माना जाएगा। आगे क्या दिया है, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस। ऐसी एक्टिविटीज़ बिल्कुल अवॉइड कर दी जाती हैं, ये बैन कर दी जाती हैं, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ डेंजरस होती हैं बहुत फॉर यंग मदर एंड फीटस। अगर MTP ऐसे कर दिया जाए कि मतलब कि MTP पहले तो सेफ़ नहीं होता, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ़ होता है, ठीक है, इतना भी सेफ़ नहीं होता, फिर भी डेंजर तो होता है ना मदर की हेल्थ को भी, ठीक है। फीटस को तो चलो अबॉर्शन कराना है, लेकिन मदर की हेल्थ को तो हमें बचाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे अबॉर्शन करवा रहे हो कि हमें फ़ीमेल नहीं चाहिए, हमें मेल चाहिए, ये सब इलीगल है और ये मदर और फीटस की हेल्थ को भी बहुत हार्म कर सकता है। इफ़ेक्टिव काउंसलिंग चाहिए होती है इन लोगों को कि इन अनप्रोटेक्टेड कोइटस ना करें, कि हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए उन लोगों को। रिस्क फैक्टर्स होते हैं इलीगल अबॉर्शंस में, ठीक है, इलीगल अबॉर्शन में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। आगे क्या है हमारा, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, जिसमें बहुत सारे आ जाते हैं, एड्स, साइफिलिस, गोनोरिया। फॉर एग्जांपल एड्स भी एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, साइफिलिस भी, गोनोरिया भी। एड्स मोस्ट कॉमनली है और ये क्योर बिल्कुल भी नहीं की जाती। एड्स होती है HIV वायरस से, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और डिसीज़ जो सेक्शुअल इंटरकोर्स से एक मतलब कपल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, सेक्शुअल इंटरकोर्स से, मतलब कि एक पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द सेक्शुअल इंटरकोर्स ट्रांसफ़र हो जाए, उस इन्फेक्शन और उस डिसीज़ को कहते हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हॉप्स एंड एड्स जो है ये क्योरेबल नहीं है, इनकी कोई मेडिसिन नहीं है कि ये टोटली क्योर हो जाएँ। क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमैनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शंस इन रिसेंट ईयर्स, जो मैंने आपको बताई, हेपेटाइटिस बी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड जो या सेक्शुअल इंटरकोर्स की वजह से। HIV लीडिंग टू एड्स, HIV की वजह से, HIV जो वायरस है उसकी वजह से एड्स हो जाता है। एंड सम कॉमन, ये बहुत कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। HIV इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है इनमें से। सम ऑफ द इन्फेक्शंस लाइक, ये मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्टेड नीडल्स, लाइक मतलब कि एक डॉक्टर ने एक जने को इंजेक्शन लगा दिया, अगर वो इंजेक्शन की सेम नीडल से किसी और जने को लगा रहा है तो उसको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी हो सकता है। एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अगर वो सही तरह साफ़ करके ना यूज़ करें और फुल प्रोटेक्शन से ना यूज़ करें तो भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का स्प्रेड होने के बहुत चांसेस होते हैं विद इन्फेक्टेड पर्सन, या गलत ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, इसलिए भी इसके भी बहुत चांसेस हो जाते हैं जब गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए फ्रॉम द मदर टू फीटस और वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हॉप्स एंड HIV इन्फेक्शंस। आगे क्या, अदर डिसीज़ आर कम्प्लीटली क्योरेबल, बाकी सारे डिसीज़ फिर भी क्योर कर दिए जाते हैं, लेकिन ये जो HIV वाला डिसीज़ है ये ज़्यादा डेंजरस माना जाता है और ये बहुत कॉमन भी आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, अगर इसको जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए और सही तरह इसको ट्रीट कर लिया जाए तो इसका क्योर भी किया जा सकता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस माइनर एंड इंक्लूड इचिंग होती है इसमें, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो कि सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इन जेनिटल विजन, कोई भी डिसीज़ हो जाए हमारे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड तो उनमें ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इनफैक्टली फीमेल जो होती है इन्फेक्टेड वो में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक हो सकती है, सिम्टोमेटिक हो सकती है। ज़्यादातर वो क्या होते हैं, एसिम्टोमेटिक में रिमीन अनडिटेक्टेड, वो अनडिटेक्टेड ही रहती हैं फॉर लॉन्ग, उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनको ये डिसीज़ हो गई है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स कम हो जा ना ही हो अर्ली स्टेजेस में, जब इन्फेक्शन शुरू में होती है तब जो सिम्टम्स होते हैं लाइक इचिंग है ना, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन होती है, ठीक है, ये कम होते हैं सिम्टम्स
शुरू में, ठीक है, लेकिन तो धीरे धीरे बाद वो बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, डिटेक्ट ही नहीं किए जाते, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है जल्दी। सोशल स्टिग्मा अटैच टू द STIs, जो STIs के पास सोशल स्टिग्मा अटैच किया जाता है डेटर टू द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन। उसको टाइमली डिटेक्शन पे जाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। दिस कुड लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड pelvic inflammatory diseases, abortions, इसको देन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है पेल्विक एरिया में, अबॉर्शंस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। एप्टोपैथिक प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसीज में बहुत सारी दिक्कतें आनी, इनफर्टिलिटी की, फर्टिलिटी ही ना हो, फर्टिलाइजेशन ही ना हो, स्पर्म और ओवम की बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस के ऐसे चेंजेस आ जाएं कि बॉडी का वर्क और फंक्शनिंग ही ख़राब हो जाए, तो ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें बी केयरफुल रहना चाहिए हमेशा। इवन कैंसर और ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हमारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जिसमें हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इन सारे ऑर्गन्स की इन्फेक्शन होना भी बहुत चांसेस होते हैं और इनका कैंसर भी हो जाता है, which is very dangerous for us and cannot be cured easily. STIs जो sexually transmitted diseases है, major threat to healthy society, हमारी एक healthy society के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। therefore प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन, इनकी अर्ली डिटेक्शन कर लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इनका क्योर मतलब कि इनको सही करना आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जिनमें इनकी अर्ली डिटेक्शन पहले ही पता चल जाए तो इनका क्योर करना इजी हो जाता है, मतलब इनको ठीक करना इजी हो जाता है। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल ऑफ दीज इन्फेक्शंस, हालांकि सब लोगों को इन्फेक्शंस के बारे में पता होता है। देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स। जो पर्सन्स होते हैं ना इस एज ग्रुप में 15 to 24 ईयर्स, इनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, हालांकि इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में सब पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप में ये जो इन्फेक्शन है ये देखी जा रही है, ठीक है। विच यू आल्सो बिलोंग, जिस एज ग्रुप में अभी आप भी हो, इस एज ग्रुप के बीच में, you will be a teenager or you will be above 20 years. There is no reason to panic, इसका कोई पैनिक करने का, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, पर इसको रोका जा सकता है। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस, अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर ले कोई तो वो इन्फेक्शन से बच सकता है, ठीक है। अननोन या मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करना अवॉइड कर देना चाहिए। ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग द कोइटस। इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट हो तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर डिटेक्शन एंड गेट अ कम्प्लीट ट्रीटमेंट, उससे पूरी तरह की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए इफ़ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शंस। सब ये 3 प्रिंसिपल जो फॉलो करेगा उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे और वो इनसे बच सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वीडियो विच इज़ इनफर्टिलिटी, एंड इसके बाद में हमारा ओनली एक टॉपिक ही बचा है, आई थिंक एक ही बचा है, वो है नहीं, दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी। इसके बाद में हमारा चैप्टर ओवर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। तो चलते हैं इनफर्टिलिटी के पास। इनफर्टिलिटी में इन्होंने बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ, अब रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर किसी मैन या वुमन में इनफर्टिलिटी का डिसीज़ आ रहा है कि मतलब वो फर्टिलाइजेशन में कैपेबल नहीं है, वो स्पर्म सही तरह नहीं बना पा रहा, या स्पर्म की मूवमेंट कम है, या फीमेल में जो एग है वो वीक है, ठीक है, उसकी सही तरह बना नहीं है, ठीक है, या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा एग चाहिए होता है और एक अच्छा स्पर्म चाहिए होता है, ठीक है। अगर ये सही तरह नहीं बने होंगे तो फर्टिलिटी नहीं होगी, तो उनमें क्या कॉज हो जाएगा, इनफर्टिलिटी कैन बी ड्यू टू द वेरियस कॉजेज़। सो हम उसके बारे में अब इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं वर्ल्ड में जो इनफर्टाइल है, मतलब कि वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में
अनेबल है। इनफर्टाइल का मतलब ये है कि वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में अनेबल है। ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया में देखे जाते हैं। द रीज़न्स फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल। इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कोजेज है कि वो चिल्ड्रन नहीं पैदा कर पा रहे और वो इनफर्टाइल है। इसके रीज़न्स ये हो सकते हैं कि कोई डिसीज़ की वजह से हो सकता है, या वो ड्रग की ज़्यादा यूज़ कर रहा हो, या फिज़िकल कंजेनिटल कोई डिसीज़ हो उसके, या इम्यूनोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल किसी भी तरह का कोई भी उसको बीमारी हो, तो सीधा वो उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे उसका असर हो गया होगा, इसलिए वो अनफिट इनफर्टाइल हो गया होगा। ठीक है। देर आर मैनी कोजेज, वी कांट मतलब कि एक कोज को हम नहीं बता सकते कि ये कोज होगा इसकी इनफर्टाइल होने की वजह से, लेकिन हम इनफर्टिलिटी को, हम चिल्ड्रन को बोर्न करने के लिए बहुत सारे मेथड्स लाए हैं। उसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की अनफर्टाइल कपल्स भी अपना एक चिल्ड्रन ले पाएँ। ठीक है। इसमें और क्या बताया गया, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, बहुत सारी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं और करेक्टिव ट्रीटमेंट बताते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी इनफर्टिलिटी किस वजह से है, कौन से डिसऑर्डर्स हैं और किस वजह से उनका बच्चा नहीं हो रहा है। इनेबल दिस कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, और वो इस डिसीज़ का क्योर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और कपल्स को इनेबल करते हैं कि उनके पास एक चिल्ड्रन हो। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, ये करेक्शंस मतलब कि हर कपल्स के पास ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उनके पास क्योर हो ही जाए उनके डिसीज़ और इनफर्टिलिटी से वो फर्टाइल बन जाए, ये सबके पास सबके साथ पॉसिबल नहीं होता। द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, जो सही तरह क्योर नहीं हो पाते जिनके डिसीज़ और वे इनफर्टाइल ही रहते हैं, उनके लिए हमने कुछ टेक्निक्स लाई है जिनको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। उन टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, जिसको कहते हैं IVF। इसका नाम तो बहुत चल रहा है, आपने भी सुना होगा। IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि आउटसाइड द बॉडी, जी क्या जो बंदा इसके अंदर नहीं रिप्रोडक्शन करा रहे, इसके अंदर नहीं फर्टिलाइजेशन करा रहे, इसकी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, लेकिन बच्चा इसका ही होगा। ठीक है। वो कैसे, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इन सच कंडीशंस इन दिस मेथड एक टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, जिसमें क्या किया जाता है कि ओवा फ्रॉम वाइफ, ये वाइफ है, इसमें से ओवा ले लेते हैं, ओवा मीन्स ओवम, और स्पर्म ले लेते हैं उसमें से, मेल में से, या तो मेल और फीमेल में से स्पर्म और ओवम ले लेते हैं। अगर उनमें से ना लेना हो तो डोनर में से ले लेते हैं, किसी एक में से ले लेते हैं, मेल में से ले लेते हैं या डोनर में से ले लेते हैं, फीमेल में से ले लेते हैं या फीमेल में से ले लेते हैं या फीमेल के डोनर में से ले लेते हैं। ठीक है। मेल फीमेल का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि हस्बैंड या वाइफ में से। ठीक है। तो आगे क्या है, वेट, हमारे यहाँ पे लिखा है कि जाइगोट अंडर द स्टिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी, तो इन दोनों में से, मेल और फीमेल में से स्पर्म और ओवम ले लिया जाता है। इन स्पर्म और ओवम को आगे क्या किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। स्पर्म ले लिया जाता है और ओवम ले लिया जाता है। देन स्पर्म और ओवम को आउट ऑफ द बॉडी लैब में इन दोनों को क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। और जब वो ओवम दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, दोनों का बन के एक जाइगोट बन जाता है, जिसका बड़े होके फीटस बनता है या बेबी बनता है, उसको देन ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इन किसमें, फीमेल में। जब उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फीमेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे 9 मंथ्स इसको फीमेल ने ही संभालना होता है और उसको फीमेल ने ही, मतलब कि वाइफ ने ही न्यूट्रिशन देना होता है। एक होते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, ये एक अलग टेक्निक है जिसमें जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, जिसमें एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स से ज़्यादा वाले जो एम्ब्रियो बन जाते हैं। ठीक है। ध्यान देना, जो एम्ब्रियो जिसमें 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा बन गया है उसको यूट्रस में डाल देते हैं सीधा। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, उसको मतलब कि इसमें क्या होता है, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद, जिसके पूरे 8 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं ना जाइगोट के, उसको सीधा
फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जिसको कहते हैं जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब कि जाइगोट जो 8 ब्लास्टोमेयर्स का होता है, जो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स का होता है, उसको फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको कहते हैं जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र। और एम्ब्रियो जिसके 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा होते हैं उनको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। बाहर पहले इनको लैब में पूरी तरह से इनका केयर किया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, लैब में इनको बनाया जाता है पूरी नेचुरल कंडीशंस देके, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलती है वैसी बस वो बाहर दी जाती हैं इन द लैब, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो कैपेबल नहीं होते तो उनके लिए ही लैब वाला सिस्टम बनाया है। एंड देन ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही उसको फिट कर देते हैं, जैसे इसमें बताया गया कि फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसमें यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन विवो, ये हमने किया था इन विट्रो मतलब कि बाहर बॉडी के, इन विवो मतलब कि फ्यूजन ऑफ गेमेट्स विद इन द फीमेल, मतलब इन विवो मतलब कि अंदर, इन विट्रो मतलब कि बाहर, विवो मतलब अंदर, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स विद इन द फीमेल, जब फीमेल के अंदर ही मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो और फर्टिलाइजेशन हो, वो होती है इन विवो। ये तब होती है जब फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती। ये उस ऐसी कंडीशंस में, किस कंडीशन में हम इन विवो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जब जब ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, फीमेल्स कैन नॉट कंसीव। आगे अगला मेथड क्या है हमारा, गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या है, गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। इसमें क्या होता है, गैमीट का ट्रांसफ़र होता है इंट्राफिलोपियन मतलब कि फिलोपियन ट्यूब के अंदर, मतलब कि ओवम एक डोनर से ले लिया जाता है, मतलब कि फीमेल डोनर से ओवम ले लिया जाता है और उसको फिलोपियन ट्यूब के जिसके अंदर जो वाइफ है, जो इनफर्टाइल है, ठीक है, पहले तो फर्टाइल कपल से जो डोनेट कर रहे हैं उनसे ले लिया, और जिनमें इंजेक्ट करना है, जिनको बेबी चाहिए, उनके अंदर उनके फिलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कर दिया गैमीट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र। जो गैमीट नहीं बना पा रही है, वो इनफर्टाइल है, गैमीट ही नहीं बन रहा उसका ओवम, तो वो डोनर से ओवम लेते हैं और अपने फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एंड देन द फिलोपियन ट्यूब में जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है, देन from the male sperm comes and with the ovum the fertilization takes place, the fusion of male and female gamete takes place of another female हो, ये मैंने आपको बता दिया। तो सुटेबल इन्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए वो प्रोवाइड करवा सकती होती है, जिसमें गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र करवाते हैं, वो उसको सिर्फ गैमीट ही चाहिए होता है, वो सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा देती है फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जितना भी चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए जैसा भी इन्वायरमेंट, सही इन्वायरमेंट चाहिए, वो सारा लेडी में होता है, सिर्फ उसको एक गैमीट नहीं बना पाती और उसको गैमीट की ज़रूरत होती है, तो गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र उसमें हो जाता है। ये सब हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाके चेकअप्स कराते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हमें कौन सा आर्ट असिस्टेड टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, वो हमें बताएंगे डॉक्टर, एंड वो हमें हेल्प करेंगे। इंट्रासिस्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, ये एक अनदर टेक्निक है जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें ओवम के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि स्पर्म और ओवम एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाए और क्या बन जाए, जाइगोट। तो स्पर्म और ओवम का फ्यूज़ करके हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट। ये एक अनदर टेक्निक है टू फॉर्म एम्ब्रियो बनाने के लिए, ये एक अनदर टेक्निक है जो लेबोरेटरी में ही की जाती है कि ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन लगा दिया जाता है, क्योंकि जो मेल पार्टनर है वो ओवम के अंदर, जो ओवम है फीमेल का, ठीक है, उसके अंदर उसका जो स्पर्म है वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो बाहर ला के उस ओवम को बाहर ला के, लेबोरेटरी वाले जो डॉक्टर्स हैं बाहर ला के ओवम को खुद उसके अंदर स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि मेल कैपेबल नहीं होता कि इसका स्पर्म उसमें इंजेक्ट कर जाए। तो ये डिफरेंट कंडीशंस होती है, ओनली द डॉक्टर्स कैन डिटेक्ट दिस, दैट व्हाट इज़ द कंडीशन गोइंग ऑन इन आवर बॉडी की क्या इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल यूज़ दैट टेक्नोलॉजी एंड विल मेक द कपल्स फर्टाइल।
तो इनफर्टिलिटी केसेस इधर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर, तो इसमें कई बार मेल पार्टनर की भी इनेबिलिटी होती है एंड समटाइम्स द फीमेल पार्टनर की भी इनेबिलिटी होती है कि वो ओवम नहीं बना पाती है। मेल पार्टनर की इनेबिलिटी होती है कि वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता होता ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स। उसके स्पर्म काउंट्स बहुत कम होते हैं ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, ड्यूरिंग द कोइटस, जब इजैकुलेशन होती है फ्रॉम द पेनिस बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, पर जब मेल सही अमाउंट में जो स्पर्म है वो नहीं इजैकुलेट कर पा रहा, लो काउंट में स्पर्म इजैकुलेट कर रहा है, तो इस टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है जब इनफर्टिलिटी आ जाती है। कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक टेक्निक है। इस टेक्निक में सीमन जो है वो हस्बैंड से ले लिया जाता है या हेल्दी डोनर से ले लिया जाता है। वो डॉक्टर्स चेक कर देते हैं किससे लेना बेटर होगा, तो आर्टिफिशियली वो वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं खुद इनटू द यूट्रस, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कर देते हैं, यूट्रस के अंदर ही स्पर्म की सेमिनेशन करवा देते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है, आगे हमारे क्या है, दो ऑप्शंस आर मैनी, बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारी टेक्निक्स है। ठीक है, ये सब इन टेक्निक्स में से डॉक्टर बताएंगे कि हमें किस टेक्निक की ज़रूरत है, तो हम उस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं बाय हैंडलिंग द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। वो प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे हम, तो वो हमें बताएंगे कि कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी टेक्निक के लिए आगे हमें फर्दर एक्शन लेना चाहिए। एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, इस सब के बारे में डॉक्टर हमें बताते हैं। देयर फॉर दिस फैसिलिटीज़ ये सारी प्रेजेंटली अवेलेबल होती हैं फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। अब तो ये सारी टेक्निक्स बहुत सारी कंट्रीज़ में आ गई हैं। ठीक है, और कंट्रीज़ के बहुत सारे सेंटर्स, माना कि वो फ्यू हैं सेंटर, लेकिन धीरे धीरे वो भी बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी वो फ्यू है एंड these technologies are expensive, so all persons cannot do this cannot all persons cannot do these technologies or techniques, can or you can say all the persons can't get the benefit of these techniques. Obviously these benefits is affordable to only a limited number of people। वही जो मैंने आपको बताया, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अडॉप्शंस ऑफ दीज मेथड्स, है ना। ये मेथड्स को अपनाने के लिए भी बहुत सारे लोगों के कितने सारे इमोशनल, रिलीजियस मेथड जो होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं कि इनको अपनाना ना अपनाना, ये सब उन पे डिपेंड करता है। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोड्यूसर्स इज़ टू हैव, जिन्होंने ये मेथड प्रोड्यूस किए हैं उनका यही एक एम है कि लोगों को, जो इनफर्टाइल कपल है, उनको चिल्ड्रन दिलाया जाए। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन। इंडिया में बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि ऑर्फन है, मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव इन मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगी अनलेस टेकन केयर ऑफ, जितनी देर उनका ख्याल नहीं रखा जाता। आवर लॉज परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर कपल्स के लिए ये बहुत अच्छा बेस्ट मेथड है। किसके लिए? टू गेट अ चाइल्ड, क्योंकि ये मेन प्रोग्राम किसके लिए बनाए गए हैं? टू हैव अ चिल्ड्रन। आगे हम समरी फटाफट से पढ़ देते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो आप समरी चाहे ना भी पढ़े, देन नॉट, इट इज़ अ नॉट प्रॉब्लम। तो लेकिन हम फटाफट से एक बार रीडिंग ले लेते हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आप समरी को आराम से छोड़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो समरी आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है भाई। ठीक है, पढ़ा तो बहुत अच्छा है, तो समरी पे टाइम बर्बाद ना करें। तो समरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू आ टोटल वेलबींग, ये हमने पहले पढ़ लिया कि टोटल वेलबींग होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि हम पूरे हेल्थी हैं। ठीक है, इन एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के मामले में हमारा पूरा वेलबींग अच्छा है, फिजिकल हो चाहे इमोशनल, बिहेवियर, सोशल। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब कोई पूछ ले तो आपने कहना है कि इमोशनल, बिहेवियर, सोशल, ये इन सब चीज़ों में वेलबींग होना, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
आवर नेशन वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान। अब हमारा जो नेशन है ये पहला नेशन था पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, जिसने ये नेशनल लेवल पे ऐसे एक्शंस उठाए कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाओ भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाओ। ये हमारे नेशन ने सबसे पहले पूरे संसार में ऐसे एक्शंस प्लान बनाए। काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये काउंसलिंग देना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स उठाए गए कि हमारे दो स्लोगन भी बनाया गया, एडोलसेंस में भी बताया गया कि ये करना चाहिए। सेफ हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताया गया कि हाइजीन को मेंटेन करके रखो। सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बताया गया, जिसमें एड्स भी आती हैं, गनोरिया, साइफिलिस, बहुत सारी आती हैं। इट्स प्राइमरी स्टेप टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए कि प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड केयर टू द प्रॉब्लम्स लाइक menstrual irregularities, pregnancy related aspects, delivery, medical termination of pregnancy, MTPs। medical termination of pregnancy means induced abortion, जिसमें हम चाइल्ड का बर्थ नहीं होने देते, उसको रोक देते हैं। जैसे कि पिछले ज़माने में ऐसा बहुत किया जाता था कि जो दाइयाँ होती थी वो पहले ही बता देती होती थी कि मेल होएगा कि फ़ीमेल, तो फीमेल होती थी, लोग उसको मार देते थे, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको इलीगल माना जाता था। लेकिन इंडिया में इसको 1971 में लीगल कर दिया गया था। बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी, पोस्ट नेटल चाइल्ड एंड मैटरनल मैनेजमेंट, इस सारे बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, बहुत सारे रूल बनाए गए। और ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, इनको समझना अच्छी तरीके से क्या कहना चाहते हैं, इसलिए ही गवर्नमेंट ने ये चैप्टर बनाया है कि लोग इस बारे में समझे। ऐसे ही नहीं ये रूल्स या प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, ठीक है, इनको समझना ज़रूरी है, इसलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट आ जानी है टेकन प्लेस इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की देखो लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि उनको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, तो बहुत सारे सुधार आ रहे हैं, आगे से बहुत सारे सुधार आ चुके हैं। एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो कम हो चुके हैं, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो चुके हैं। जो क्योर ऑफ STIs और डिटेक्शन ये अर्ली कर लेना चाहिए, एंड असिस्टेंस टू इनफर्टाइल कपल्स एक्सेट्रा। ठीक है, improved health facilities and better living conditions promoted an explosive growth of population. Such a growth necessitated intense propagation of contraceptive methods. Various contraceptive options are available now such as natural, traditional, बहुत सारी contraceptive methods जैसे कि हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन आप पता क्या पढ़ लीजिए, आप सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लीजिए। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पढ़ लीजिए। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। तीसरा आप पढ़ लीजिए कि वो अभी जो हमने किया था इनफर्टिलिटी की आर्ट टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, वो आप टेक्नोलॉजीज़ ज़रूर पढ़ लीजिए इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, वो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लीजिए, बस आपने यही पढ़ना है। अगर आपने पूरा चैप्टर छोड़ा हुआ है और आप समरी पे ही ओनली ध्यान दे रहे हैं और समरी आपके एकमात्र सहारा है, तो मैंने जो आपको 3 चीज़ें बताई ये पक्का पढ़ लीजिए इस चैप्टर में से। ये बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जैसे कि नेचुरल होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, बैरियर आईयूडीज़ भी होते हैं, पिल्स होती हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, इम्प्लांट्स होती है, सर्जिकल मेथड्स होते हैं। ये सर्जिकल मेथड बोथ मेल एंड फीमेल के लिए होते हैं। आईयूडीज़ ओनली फीमेल के लिए होती है, पिल्स ओनली फीमेल के लिए होती हैं, इंजेक्टेबल्स ओनली फीमेल के लिए होती हैं, बैरियर दोनों के लिए होते हैं, नेचुरल मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं। थ्रो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं यूज़ करने चाहिए, रेगुलर रिक्वायरमेंट भी नहीं है फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए, ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं बनानी चाहिए। वन इज़ फोर्स टू यूज़ टू अवॉइड देम टू प्रेगनेंसी। एक जने को ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि उस पर दबाव आ जाते हैं कि उसको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है या डिले करना है, तो उसको इनको यूज़ करना ही पड़ेगा। इसके लिए ये सब मेथड बनाए गए हैं, लेकिन इनको ऐसे ही यूज़ करना
सही नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये भी इतने अच्छे हमारे नहीं हैं कि हमें एक अच्छी सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाहिए तो ऐसा नहीं कि आप इनको यूज़ करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए इतने सेफ़ भी नहीं है। अगर अब किसी की मजबूरी बन गई है तो वो तो यूज़ करेगा ही, उनके लिए ही बनाया है कि अभी मजबूरी है तो होना तो चाहिए कुछ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री। ये एमटीपी ये हमारी कंट्री में लीगल कर दी गई है। एमटीपी इज़ जनरली परफॉर्म टू गेट रिड ऑफ। एमटीपी क्यों लीगल करेगी है? क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए हमें छुटकारा पा सके, उनसे छुटकारा पा सके। अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे हो जाती है? जैसे कि कैजुअल रिलेशनशिप या मल्टीपल पार्टनर से रिलेशनशिप हो मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है विदाउट एनी प्रोटेक्शन एंड ड्यू टू कई रेप्स का बहुत सारे हमारे चल रहे हैं, न्यूज़ में बहुत सारा आ रहा है, जिसकी वजह से एमटीपी लीगल करना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पा पाएँ। आल्सो इन केसेस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर बार बार प्रेगनेंसी हो रही है तो उनको रोकना और अबॉर्शन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बार प्रेगनेंसी से मदर की हेल्थ भी ख़राब होती है और फीटल की हेल्थ को भी, मतलब फीटस के मतलब कि बच्चे की हेल्थ को भी खतरा होता है। इन्फेक्शंस और डिसीजेज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कोल्ड। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से डिसीज़ फैलती हैं वो ऑब्वियसली क्या होती हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है एक, ठीक है, PIDS जिसको कहते हैं। स्टिल बर्थ इनफर्टिलिटी आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ देम। इनफर्टिलिटी इनमें से ये कॉम्प्लिकेशंस। अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटेट बेटर क्योर ऑफ दीज डिसीज़। इन डिसीज़ का बहुत अच्छा क्योर बता दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स लाए गए हैं कि चाइल्ड हो जाए, तो बहुत सारे मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो मैंने आपको कहा कि इम्पोर्टेंट है, उनसे एक बार उनसे व्यक्तिगत हो जाएं और उनको एक बार पढ़ लें। तो यूज़ ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस की, जब कोइटस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो कॉन्डम्स का या मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। सिंपल प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको STDs ना हो और आप इनसे बच रहें। इनेबिलिटी टू कंसीव करने का कंसीव मतलब कि चिल्ड्रन लेने की इनेबिलिटी या चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की इनेबिलिटी या फीमेल में होती है। आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोडक्टिव सेक्शुअल is called infertility. Even after 2 years of unprotected sexual cohabitation, मतलब कि 2 साल लगातार अनप्रोटेक्टेड आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, फिर भी आपको चिल्ड्रन नहीं मिल रहा है, आप चिल्ड्रन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स बनाए गए हैं, कपल्स के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इनमें से बहुत फेमस मेथड जो आजकल बहुत कंट्रीज़ में ये लॉन्च हो चुका है मेथड, और बहुत कंट्रीज़ में फॉलो किया जा रहा है जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनके लिए। वेदर ये जो मेथड्स हैं बहुत एक्सपेंसिव है और कोई पीपल ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड्स इसलिए ही बनाए गए हैं ताकि जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो भी चिल्ड्रन को पा सकें, सो दैट दे हैव अ चाइल्ड। सो वन सच मेथड इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इनमें से एक मेथड ये भी कौन सा है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो यहाँ ही हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। क्या चैप्टर का नाम था? चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12 बायोलॉजी का यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द मोर वीडियोस, ताकि हम और वीडियोस डालते जाएं। लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए हमारी वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर, द चैप्टर 4। थैंक यू, बाय बाय।